प्यारे परीक्षार्थियों, आपका फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूँ हमारी आज की टीम परीक्षा की इस जबरदस्त सेशन में, जहां पर मैं कुलदीप सर आप सभी का स्वागत करता हूँ दमदार तरीके से। और भी ज्यादा मेहनत कर कर जो है हम इस अंधेरे से भी बाहर निकलने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये जितनी भी बातें हो रही है, ये जानबूझकर और एक प्लानिंग के साथ हो रही है। ये आप सभी को समझ में तो आ ही गया होगा, क्योंकि जिस तरह से पहले हमारा प्यारा सा टीचिंग परीक्षा जो इसे हैक किया गया, उसके बाद जो है इंस्टाग्राम भी हैक और बाकी सब चैनल जो है, चाहे वो बिहार परीक्षा और कुछ और क्यों ना रहे, उनको भी हैक करने की पूरी कोशिश की गई थी। ये पूरा सोचा समझा प्लानिंग के साथ जो है आपको और हमको जो है एक दूसरे से दूर करने की कोशिश की जा रही है। ये एक बहुत बढ़िया प्लान कर जो है, ये जिस तरह से आप सभी को बताया कि टीचिंग परीक्षा जिस तरह से आपको कंटेंट देता है, और टीचिंग परीक्षा अपने कंटेंट के लिए और अपने डेडिकेशन के लिए वैसे ही बहुत ज्यादा फेमस है। हमने इसके ऊपर आवाज उठा दी, पर आपका भी जो है यहाँ पर काम रहने वाला है। एक बात जिसने भी किया है उसको मैं एक बात बताना चाहूंगा, जीत और हार अपनी सोच पर निर्भर होती है। ये भी आपके लिए जो है जीवन में हर बार काम आने वाला है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार है, नहीं तो ठान लो तो जीते। तो हमने तो ठान लिया है कि जब तक बीपीएससी टीआरई 4.0 में पूरे भारत में सर्वाधिक रिजल्ट देकर भी हम जैसे आगे रहे हैं, इस बार भी नंबर 1 ही रहने वाला है। चाहे आप जितने कोशिश करना है उतनी कोशिश कर लो, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तरह से आप लोग हमारे दिल में हो, टीचिंग परीक्षा भी आपके दिल में है, और टीचिंग परीक्षा को वापस लाना ये हमारा परम कर्तव्य। क्योंकि अगर परिवार का कोई हिस्सा अगर बिखर जाता है, टूट जाता है, अलग हो जाता है, तो उसे वापस लाना हमारा परम धर्म होता है। यही हमें सिखाया गया है और ऊपर वाला भी यही चाहता है, हमें पता है। अब आपका काम रहेगा कि आप हमें कितना साथ देते हो। जितना ज्यादा कल सर ने बिहार परीक्षा के ऊपर जो रियलिटी बताई, उस वीडियो को जितना ज्यादा फैला सकते हो उतना ज्यादा फैलाओ, और आपको रीट्वीट करना है, ताकि हमारे जो इंडिया का जो यूट्यूब है, जिसे यूट्यूब इंडिया बोलते हैं, वहां तक खबर जानी चाहिए। ठीक है, ये ट्रेंडिंग में होना चाहिए कि टीचिंग परीक्षा को हैक किया गया, तभी जाकर जो हमारी टीचिंग परीक्षा जल्दी से जल्दी वापस आ सकता है। और ये सब आपके हाथ में है। तो मैं निवेदन करता हूं और सभी को हाथ भी जोड़कर जो है मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हो कि आपकी आने वाली बीपीएससी टीआरई 4.0 में हम जी जान से जो तैयारी करने वाले हैं, जो तैयारी करके बैठे हैं, आप सभी को पता है कि आज मेरा 500 क्वेश्चन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का आज रिवीजन क्लास था। ठीक है जी, उसे भी पोस्टपोन करना पड़ा, क्योंकि आज मैं चाहता हूं कि वो किसी भी बच्चे का आज नुकसान नहीं होना चाहता कि भाई साहब जो वो राह देख रहा था लगभग 10-15 दिन से कि कुलदीप सर 500 क्वेश्चन की सीरीज लेंगे और मैं उसको अटेंड करूंगा, तो सभी तक भी हमें पहुंचना याद रखेगा। तो सभी लोग जितना ज्यादा कमेंट, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज्यादा शेयर करिए, ताकि ये सभी, और ट्वीट भी करना है आपको। सोशल मीडिया जो भी आप इस्तेमाल करते हो, चाहे फेसबुक कर रहे हो, इंस्टाग्राम कर रहे हो, यूट्यूब कर रहे हो, टेलीग्राम कर रहे हो, जो भी इस्तेमाल कर रहे हो, उन सभी के ऊपर जो है दानी सर का वो वीडियो जो हैक वाला है उसे शेयर करना है, और उसी तरह से उसमें कमेंट करके उसे शेयर करके जो ट्वीट है उसे रीट्वीट करना है। याद रखिएगा कि आज मैं सिर्फ आपको यह बताने आया था कि हमारा क्लास हम रोकने वाले नहीं, क्योंकि हम जिद्दी इंसान है। अगर कोई इंसान कमजोर हो तो चलेगा, अगर कोई कमजोर होने के बावजूद भी अगर जिद्दी है ना भाई साहब, उसके दोनों हाथ और दोनों पैर क्यों ना तोड़ लो, वो आपको आंखों से देखकर भी मार सकता है। और वही आग हमारे सीने में आज भड़क रही है। ऐसा लग रहा है कि भाई साहब जिसने भी किया हो, जिसने बच्चों का नुकसान करना चाहा है, उसे रख के सीधा यहाँ पे गोली मार दो। पर क्या करे, टीचर है, वैसे बातें नहीं बोल सकता हूँ। अगर किसी को बुरा लगा हो तो माफी चाहते हैं, पर क्लास नहीं रुकने वाली। मैं उसे यही बताना चाहूंगा कि क्लास नहीं रुकने वाली है, जो भी हो सुन लो। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं और आखिर तक बने रहेगा, सभी लोग लाइक शेयर करते रहेंगे। डन है, चलो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, जो लास्ट टाइम जो 30th मॉडल पेपर हुआ था उसके, चलो बताओ, आंसर करते जाएंगे। पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, चाहे कोई भी आ जाए, आंधी तूफान, भाई साहब बिजली गिर जाए, भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी फट जाए, क्योंकि अभी पढ़ाई छोड़ दोगे तो ये ज्वालामुखी जो आपकी जिंदगी में फटने वाला है, भाई साहब क्या कर गुजरेगा हम नहीं बता पाएंगे। याद रखिएगा सभी लोग। डन है, चलो आंसर करेंगे। पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, आंसर कर देंगे। हम पढ़ाई करेंगे पहले अभी। चलो बताओ, जो सीने में आग लगी है वो तो दिख ही रही होंगी आपको। ठीक है, रात भर से नहीं सोए हैं, पूरी टीम जगी हुई है। दानी सर भी नहीं सोए, भावेश सर नहीं सोए, सभी पूरी की पूरी टीम, फैज सर, सचिन सर, अंकित सर, सभी लोग जगे हुए, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो हमारा चैनल जो इतने साल की मेहनत है, 8,000 से भी
ऊपर की वीडियो हमने वहां पे रिकॉर्ड करके डाली है। जो समय हम परिवार को दे रहे थे, वो समय आपके साथ बिता रहे थे। इतनी सारी मेहनत, उतनी सारी यादें उससे जुड़ी हुई है, कैसे छोड़ दे? नहीं छोड़ सकते। चलो क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी जो है भाई साहब अभी अभी जो हमारे भारत में स्थापित किया था, आप सभी को बताया, और इसके अनुसार जो है 17 किलोमीटर पर आवर जो है, अगर इससे कम अगर गति होती है हवा की, अगर उससे कम अगर उसकी गति रहती है, तो याद रखिएगा जी। सब कुछ डिलीट कर दिया, आप क्या बताया अभी? चलो कुछ नहीं, यह आपका सही उत्तर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही उत्तर रहेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, तो मिनिमम एवरेज स्पीड जो रहेगी वो आपका 17 किलोमीटर पर आवर, या इसे हम 4.5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से इससे गिनेंगे। और आप सभी से मेरा एक क्वेश्चन रहेगा, आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे कि सभी लोग मुझे बताएंगे कि हमारे भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा कहां पर पैदा की जाती है? पवन ऊर्जा सर्वाधिक पैदा करने वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उसका नाम जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे। और उसी तरह से आपको यह भी बताना चाहूंगा कि हमारा भारत अकॉर्डिंग टू न्यू डेटा पूरे विश्व में चौथे नंबर पे स्टैंड करता है हमारे पवन ऊर्जा माने की विंड एनर्जी के प्रोडक्शन में। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे हमारा चाइना है, दूसरे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट है, और तीसरे नंबर पे हमारा जर्मनी है। सब हमारे है, कोई दूजा भाव नहीं, सब हमारे है। चाहे दुश्मन क्यों ना रहा, वो भी हमारे, क्या करे भाई, सब इंसान ही है ना। ठीक है, तो इंसानियत तो निभानी पड़ेगी। तो ये रहा एज पर 2025 के डेटा के हिसाब से हमारा गुजरात जो है हम पहले नंबर पे है, कर्नाटका दूसरे नंबर पे है, और तमिलनाडु जो है भाई साहब तीसरे नंबर पे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये पूरा का पूरा भाई साहब हमारी इसमें डन है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, दूसरा सवाल आपके स्क्रीन के ये रहा। सभी लोग इसका भी उत्तर कर देंगे, जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या करोगे। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगुंज कितनी देर तक कायम रहती है? एक बात याद रखिएगा, आज जिसने भी किया है उसे हमें आंसर देना है, उसे बताना है कि आप चाहे जितना कुछ भी करना है कर लो। तो आज टारगेट रखेंगे कि इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज्यादा शेयर करो, जितना लाइक कर सकते हो लाइक करो, जितने ज्यादा कमेंट कर सकते हो कमेंट करना है। क्योंकि आगे वाले जो दुश्मन है उसे बताना है कि हम ऐसे ही थकने वालों में से नहीं है, हम हार मानने वालों में से नहीं है, हम जीत पर अड़े हैं। और जीत यही है कि बिहार के हर घर में हमें शिक्षण पैदा करना है, तभी जाकर हमारा बिहार जो है सुधर पाएगा। यही हमारा अंतिम सत्य है, यही हमारा ध्येय है, याद रखेगा। इसका उत्तर क्या रहेगा जी? इसका उत्तर रहेगा आपका 0.1 सेकंड। क्या रहेगा? 0.1 सेकंड। आपको बताना चाहूंगा कि हमारे मस्तिष्क के अंदर जो भाई साहब हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर जो हमारा भाई साहब ऑडिटरी जो क्लोर्स होता है भाई, की जो सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो ब्रेन जो होता है, वो पार्ट जो होता है, केवल 0.1 सेकंड के लिए भाई साहब जो है इन दो आवाजों के बीच का जो अंतर होता है वो 0.1 सेकंड से अगर ज्यादा है तो उसे हम वो सुन पाएगा। जिसकी मैं आपका नाम ले रहा हूं, मान लीजिए मैं प्रशांत चौधरी जी का नाम ले रहा हूं, प्रशांत चौधरी। तो ये दो आवाज जो आपको क्लियरली नजर आ रहे हैं या सुन पा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? दो आवाजों के बीच का अंतर 0.1 सेकंड से ज्यादा है। पर मान लीजिए मैं प्रशांत चौधरी, तो यहां पर दिक्कत हो जाएगी आपको सुनने में, आपको ढंग से सुना ही नहीं देगा। तो वो समय अगर कम हो गया तो हमारा ब्रेन उसे सुन नहीं पाता। उसी एक लिमिट को क्या बोला जाता है? ध्वनि की अनुगुंज बोली जाती है, या इसे परसिस्टेंस ऑफ साउंड बोला जाता है। और यही वो कारण है, यही वो ये समय है जिसके कारण हमें इको सुनाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? हमें इको सुनाई देती है। आपको याद रखना है इको के लिए कंडीशन क्या है जी? प्रतिध्वनि के लिए कंडीशन क्या है? जो मिनिमम डिस्टेंस होता है भाई साहब ये दादाजी और दीवार के बीच का, ये कितना रहना चाहिए? ये लगभग 17 मीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 17 मीटर होना चाहिए। माने टोटल डिस्टेंस अगर देखोगे जाना और आना ध्वनि का लगभग 34 मीटर जो है वो होना चाहिए। और उसी तरह से ध्वनि जाकर जो वापस आ रही है इसमें जो लगने वाला समय है वो 0 सेकंड से ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है। डन है? तो ये है लिमिट हमारी इको की। डन है यहाँ पे? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सब लोग इसका भी उत्तर कर देंगे। द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस इन अ ग्रुप ड्यू टू द कंटिन्यूअस इंक्रीज इन। देखो एक बात ध्यान में रखिएगा, पीरियोडिक टेबल के ऊपर क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादा है। और पीरियोडिक टेबल जो है अगर आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो या बस आप राइट हैंड साइड जा रहे हो, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, आवर्त सारणी के नीचे जाओगे, तो यहाँ पे जो आकार है भाई साहब ये बढ़ते बढ़ते जाएगा इस तरह से, बराबर है। जो परमाणु का आकार है वो बढ़ता जाएगा।
और उसी तरह से अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो आकार कम होगा, पर राइट टू लेफ्ट अगर आओगे तो यहाँ पे भी आपका आकार जो है इस तरह से बढ़ता जाएगा, यह आपको ध्यान में रखना है। डन है, क्लियर है जी, यहाँ पे समझ में आ गया। तो ऑब्वियस से ये आपको ध्यान में रखना है अच्छे से। इसमें एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका उत्तर क्या रहेगा, इसका उत्तर रहेगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक शेल जो होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के जो आवरण होते हैं ये बढ़ते जाते हैं और उसी वजह से उसका आकार भी बढ़ते जाता है। डन है। न्यूट्रॉन के शेल कहां पे होते हैं, न्यूट्रॉन तो बस अब न्यूक्लियस के अंदर होता है, नाभिक के अंदर होता है। डन है, तो आपका उत्तर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। तो एक बात मुझे बताओ, तो इस पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़े आकार का एलिमेंट कौन सा रहेगा, ये आप सभी के लिए होमवर्क रहेगा। सबसे बड़े आकार का जिसका एटॉमिक रेडियस जो है, परमाणु जो त्रिज्या है वो सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है, उसका नाम जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख दोगे, आप सभी के लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे क्लियर कर आपको दिखाई दे रहा होगा कि वो एलिमेंट भी सबसे नीचे रहने वाला है, बराबर है, मैं तो हिंट भी दे दिया है, तो आप उत्तर जो है इसका लिख दोगे। डन है, चलो आगे बढ़ते। चौथा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सब लोग इसका भी उत्तर कर देंगे। इसका उत्तर क्या रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, निम्नलिखित में से किस गैस का ऊष्मा मान सबसे अधिक होता है। चलिए, इसके बारे में हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि कौन सी ऐसी गैस है जिसका कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, कौन सी गैस है जी, चलो बताओ, फास्ट करेंगे आंसर, बहुत बढ़िया जी। कौन सा रहेगा, ये रहेगा आपका हाइड्रोजन। क्या रहेगा, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन को इसीलिए हम क्या बोलते हैं, जिसे भविष्य का ईंधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे हम भविष्य का ईंधन बोलते हैं। और यही जो हाइड्रोजन है भाई साहब, हमारे सूर्य के ऊपर जो उत्पत्तित ऊर्जा होती है इसका एकमात्र स्रोत क्या जी, हाइड्रोजन ही आपको ध्यान में रखना है। एलपीजी और नेचुरल गैस में कौन सी गैस होती है, ये हमारा मीथेन गैस होता है और इसी को जलाकर हम ऊर्जा पैदा करते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये रहा कैलोरीफिक वैल्यू का टेबल। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हाइड्रोजन की जो कैलोरीफिक वैल्यू है, जो किलो जूल केजी में लगभग कितना है जी, 1.5 लाख है। कितना जी, हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू लगभग 1.5 लाख किलो जूल पर केजी, इतनी ज्यादा है। और वही अगर आप पेट्रोल की अगर देख पा रहे हो तो लगभग वो कितना है जी, 45,000 है। माने कि पेट्रोल से भी 3 गुना ज्यादा ऊर्जा जो है आपको केवल हाइड्रोजन से मिलेगा। किससे मिलेगा, केवल हाइड्रोजन से मिलेगा। और इसकी एक और खासियत है, इसे हम भाई साहब भविष्य का ईंधन इसलिए बोलते हैं क्योंकि H2 को जब आप जलाते हो, जब इसका ऑक्सीडेशन करते हो तो आपको क्या मिलता है जी, आपको H2 माने कि पानी मिलता है और इससे मिलती है ऊर्जा। और यही ऊर्जा जो है आपकी लगभग इतनी मिल रही है, और निकलने वाला पानी जो भाई साहब इतना शुद्ध रहेगा कि उसे इकट्ठा कर जो भाई साहब आप पी भी सकते हो, इकट्ठा करके आप पी भी सकते हो, इतना ज्यादा वो प्योर रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, बिल्कुल नहीं। क्या कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है, बिल्कुल नहीं। क्या यहाँ पे आपका सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा है, नहीं। क्या आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड निकल रहा है, बिल्कुल नहीं। माने कि प्रदूषण करने वाले और ग्लोबल वार्मिंग करने वाले जितने भी एलिमेंट्स, पोल्यूटेंट्स है, वो सभी कुछ भी 1% भी यहां से नहीं निकलेंगे। और इसीलिए हाइड्रोजन को क्या बोला जाता है, इसे ग्रीन फ्यूल भी बोला जाता है, हरे ईंधन भी बोलते हैं, क्योंकि इससे प्रदूषण हो रहा है क्या, बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं हो रहा है। डन है जी, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते। अगला सवाल मैमल्स के बारे में पूछा गया। चलो बताओ, स्तनधारियों के अंदर उनकी कौन सी खासियत होती है, कौन सी उनकी स्पेशलिटी रहेगी, सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख के बताएंगे। चलो फास्ट, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। और सभी तक ये भी खबर पहुंचा दीजिएगा कि जब तक टीचिंग परीक्षा हमारा फिर से एक बार पुनर्जन्म लेकर, मैं पुनर्जन्म नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि इतना बड़ा हमला होने के बाद जो भाई साहब टीचिंग परीक्षा का अगर वो हम वापस पाते हैं, ठीक है, और इसके लिए आपकी मदद चाहिए। मैंने जैसे ही मैंने बोला, पहले भी बोला है, जितना ज्यादा रीट्वीट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, अच्छे वाले वो कमेंट कीजिएगा, उसको शेयर कीजिएगा, तभी जाकर हमारा चैनल जो है जल्दी से वापस आ जाएगा। अगर आप ये सब कुछ चाहते हो तो ये सब कुछ करोगे, ऑब्वियसली आप हमारे साथ हो, हम आपके साथ है, हम एक परिवार है, परिवार की तरह आगे बढ़ने वाले। पर जब तक हमारा टीचिंग परीक्षा वापस नहीं आ जाता है तब तक हमारी सभी जो क्लासेस है बिहार परीक्षा के ऊपर ही चलने वाले हैं। ठीक है जी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और सभी लोग जो है बिहार परीक्षा को सब्सक्राइब भी करके, मैं सब्सक्राइब इसलिए बोल रहा हूँ ताकि जो भी नोटिफिकेशन आता है, जो भी क्लासेस होती है, उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।
तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का जो बटन होता है, बेल आइकन जो होता है, वो दबा के रख दीजिए, ताकि कोई भी क्लास अगर होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, तो सबसे पहले आप तक पहुंचनी चाहिए। एक बार हाथ ऊपर कर देंगे, कितने लोगों ने सब्सक्राइब कर लिए हैं? कितने लोगों ने बिहार परीक्षा को सब्सक्राइब कर लिया? एक बार हाथ ऊपर कर लेंगे। और जिन्होंने नहीं किया है, तो प्लीज आपको बता रहा हूं कि आप इसी तरह से अगर हमारे साथ जुड़कर रहना चाहते हो, अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हो, तो लाखों अभ्यर्थी हमसे पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भाई साहब बेल आइकन दबा दीजिए। बेल आइकन दबाने के बाद जो है आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, यह आपको याद रखना है। डन है? चलो बहुत बढ़िया। इसका उत्तर क्या रहेगा जी? इसका उत्तर रहेगा, ये ग्लैंडुलर स्किन विद द हेयर होती है। मान कि बालों के साथ जो है ग्रंथि युक्त त्वचा जो है हमारी होती है, आपको याद रखना है। हमारी जो है ये ड्राई स्किन होती है क्या जी? नहीं। स्केल्स होते नहीं होते, फीदर्स होते हैं हमारे, है ना। आपने कोई मानव देखा होगा भाई साहब जिसके ऊपर जो है बस मुर्गियों के पंख लगे हो? ऐसा है क्या जी? बिल्कुल भी नहीं है। डन है? बिल्कुल भी नहीं है। माने कि जो भाई साहब जिसके ऊपर जो पंख लगे होंगे भाई साहब, वो क्या रहेगा? बर्ड रहेगा, है ना। कोई पक्षी रहने वाला है, तो ऑब्वियसली आपको याद रखना है कि ये होता है। और उसी तरह से आपको कुछ और खासियत भी बताना चाहूंगा हमारे मैमल्स माने कि स्तनधारी। कोई मुझे बता सकता है कि इंसान को स्तनधारी जीवों में क्यों गिना जाता है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो स्तनधारी होते हैं भाई साहब, ये सीधे बच्चे को जन्म देते हैं। सीधे बच्चों को जन्म देते हैं, कोई अंडे वगैरह नहीं देते, बस है कुछ है जानवर, ठीक है। और उसी तरह से ये अपने बच्चों को क्या पिलाते हैं जी? अपना दूध पिलाते हैं। क्या पिलाते हैं? दूध पिलाते हैं। और इसी दूध के उत्पत्ति के लिए हमारे मानव शरीर के लिए और सभी मैमल्स के अंदर जो है एक ग्रंथि होती है, जिसे हम मैमरी ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैमरी ग्लैंड बोलते हैं। और ये मैमरी ग्लैंड क्या करते हैं जी? ये मैमरी ग्लैंड जो है बस अब दूध का उत्पादन करते हैं हमारे शरीर के अंदर, जो हम डायरेक्टली बच्चे को पिलाते हैं। ये सबसे मेन खासियत है, आपको ध्यान रखना है। और उसी तरह से जो स्तनधारी होते हैं भाई साहब, इनके अंदर जो भाई साहब ऑयल ग्लैंड भी होती है। ऑयल ग्लैंड भी होते हैं, और इसीलिए हमारी त्वचा चमकती है। और अगर मैं मानव की बात करूंगा, तो हमारे मानव शरीर के अंदर जो तैलीय ग्रंथि होती है, उसका नाम क्या जी? इसे हम सीबियासिस ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीबियासिस ग्लैंड बोलते हैं। और ये हमारी जो ग्रंथि होती है सीबियासिस ग्लैंड, ये हमारी त्वचा की कौन सी परत में पाई जाती है? सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। चलो बताओ। लास्ट लेक्चर में हमने आपको इसके बारे में बताया था, जो सीबियासिस ग्लैंड होती है, जिसे तैलीय ग्रंथि बोलूंगा, ये तैलीय ग्रंथि जो है हमारे त्वचा के अंदर कौन सी परत में आपको देखने को मिलेगी थी? इसका उत्तर आप क्या करोगे? इसका उत्तर रहेगा हमारी जो बस अब डर्मिस होता है, जो डर्मिस नाम की जो लेयर होती है हमारी त्वचा की, यहाँ पर जो है आपको ये ऑयल ग्लैंड, जिसे मैं सीबियासिस ग्लैंड बोल रहा हूँ, ये आपको देखने को मिलेगी। क्लियर हो गया यहाँ पे? चलो आगे बढ़ते हैं। और उसी तरह से सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि सीधे बच्चों को जन्म देते उनको हम क्या बोलते जी? वीवी पेयर्स बोलते। क्या बोलते? वेवी पेयर्स बोलते। पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि हमारे मैमल्स के अंदर दो ऐसे जीव है जो क्या देते जी? अंडे देते हैं। क्या देते हैं? अंडे देते हैं, जो कि एक्सेप्शनल है। उनका नाम आपको पता ही होगा। चलो जिनको जिनको ये नाम पता है, सभी लोग जो है एक बार जी, बहुत बढ़िया, बाबुल त्रिपाठी जी ने पहले ही नाम लिख दिया जी भाई साहब। एक है आपका इकिडना, एक है आपका इकिडना, और दूसरा कौन सा है जी? दूसरा है हमारा प्लेटिपस। दूसरा कौन सा है? प्लेटिपस है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। डन है? चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वह पौधे जिनमें संवहनी तंत्र माने कि वैस्कुलर सिस्टम नहीं होता है। चले सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, कमेंट बॉक्स में आगे बढ़ेंगे। चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग क्या करेंगे? सभी लोग लाइक भी करते रहेंगे, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया शेयर वीडियो को लाइक कर देंगे, ताकि हम ज्यादा ज्यादा बच्चों को अवेयर कर सके कि एक्चुअल टीचिंग परीक्षा के साथ क्या हुआ है। ठीक है जी? जितना ज्यादा लाइक कर सकते हो, जितना ज्यादा शेयर कर, तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है जी? चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। वह पौधे जिनमें संवहनी ऊतक नहीं पाए जाते, तो उसका उत्तर रहेगा आपका ब्रायोफाइटा। इसका उत्तर क्या रहेगा? ब्रायोफाइटा। और इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़कर रखना है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे बीपीएससी इस बार की एग्जामिनेशन जो टीआरई 4.0 की जो एग्जामिनेशन होगी, इस टीआरई 4.0 में प्लांट किंगडम से एक क्वेश्चन फिक्स है। जितना भी मेरा एनालिसिस मेरा बोल रहा है, जितना भी मेरा अनुभव बोल रहा है कि प्लांट किंगडम से एक क्वेश्चन आपका फिक्स होने वाला है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है जी? अब ये क्वेश्चन कौन कौन से होने वाले हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहला टॉपिक ये रहेगा कि प्लांट किंगडम में दो वर्ग हमने देखे थे। एक था हमारा क्रिप्टोगैमी और एक था आपका फिनोरोगैमी। क्रिप्टोगैमी जो तो भाई साहब इनके अंदर फूल आते हैं क्या जी? चलो सभी लोग कमेंट बॉक्स लिखेंगे, क्या क्रिप्टोगैमी में फूल आते हैं? जी बिल्कुल नहीं। क्या इनके अंदर फल आते हैं? जी बिल्कुल नहीं। क्या इनके अंदर बीज आते हैं?
जी बिल्कुल नहीं। तो ऑब्वियस है ये प्रजनन किससे करते हैं, फिर प्रजनन किससे करते हैं, प्रजनन करते हैं भाई साहब ये बीजाणु के माध्यम से प्रजनन करते हैं। किससे करते हैं, बीजाणु के माध्यम से भाई साहब खुद को पैदा करते हैं, हमने पढ़े हैं, बराबर है। और उसके बाद जो है इसके अंदर जो थैलोफाइटा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा, फिर से एक बार लिख देता हूं, थैलोफाइटा ये धरती के ऊपर आने वाले सबसे पहले पौधे, उसके बाद आए ब्रायोफाइटा, कौन आए जी, ब्रायोफाइटा। थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा ये दो ऐसे पौधों की जातियां हैं जिनके अंदर वैस्कुलर टिश्यू नहीं होते, माने कि संवहनी ऊतक नहीं होते हैं, संवहनी ऊतक जो है इनके अंदर नहीं होती, आपको ध्यान रखना है। और उसी तरह से इसे क्रिप्टोगामी के अंदर आने वाला जो आपका टेरिडोफाइटा है, कौन सा है जी, टेरिडोफाइटा, ये पहले पौधे हैं जिनके अंदर संवहनी ऊतक मौजूद है। माने कि अगर आपको पूछा जाता है कि धरती के ऊपर आने वाले पहले पौधे जिनके अंदर संवहनी ऊतक थे और सबसे ज्यादा पहले धरती पर आए, तो उनका क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, वो रहेगा आपका टेरिडोफाइटा रहेगा। और जो फिनोरोगैम्स होते हैं भाई साहब वो संवहनी ऊतक वाले पौधे होते हैं। एक होता है जिम्नोस्पर्म और एक होता है एंजियोस्पर्म। सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में एक साथ लिखकर बताएंगे कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं क्या इनके अंदर सीड्स माने कि बीज आते हैं, हाँ या ना। चलो सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर लिख के बताएंगे जी। हिंदी में ही लिख रहे जी, इनको हिंदी में वही नाम से पहचाना जाता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा ही बोला जाता है। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं क्या इनके अंदर सीड्स होते हैं, हाँ या ना। बहुत बढ़िया, जिन जिन लोगों ने नो बोला है उनको मैं बताना चाहूंगा कि इनके अंदर सीड्स होते हैं, इनके अंदर सीड्स होते हैं। पर ये सीड जो होते हैं भाई साहब फल के अंदर नहीं, ये नग्न अवस्था में होते हैं। कैसे होते हैं, ओपन होते हैं। और इसीलिए इनको क्या बोला जाता है जी, इनको क्या बोला जाता है, जिम्नोस्पर्म बोला जाता है। डन है। इनके अंदर ना ही फूल रहेंगे ना ही फल रहेंगे। और हम जिस पौधों को देखते हैं कि जिनको ऊपर भाई सब फूल आ रहा है, जिनको फल आ रहा है, जिनको बीज आ रहे हैं, इनको हम क्या बोलेंगे जी, इनको हम एंजियोस्पर्म बोलेंगे, माने कि पुष्पधारी पौधे। डन है जी, यहां तक क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया। एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ, अगर आपने आम खाया है तो आम जो है भाई साहब कौन से पौधों में गिना जाएगा। चलिए सभी लोग एक बार आंसर करेंगे जोर से। सभी लोग मुझे बताएंगे अगर आपने इस धूपकाले में आम खाया है तो ये आम कौन से पौधों में गिना जाएगा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म। चलो बताओ। सभी लोग आंसर करेंगे, जब तक वो प्रैक्टिकली समझो नहीं सभी बात तब तक समझ में नहीं आएगा। तो ये किस में आता है, आम जो है आपके एंजियोस्पर्म में गिना जाता है। और उसी तरह से एक और पौधा हमने पढ़े थे साहब जिसे हम पाइन ट्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पाइन ट्री, क्रिसमस ट्री बोलते हैं। ये गिना जाता है हमारे किस में, जिम्नोस्पर्म में गिना जाता है, आपको याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सब लोग इसका भी उत्तर कर देंगे। इसका उत्तर क्या करोगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने 1000 लाइक पूरे कर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसी तरह से जो इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो शेयर भी करो, जरूर कर दीजिएगा, ताकि सभी बच्चों तक हम पहुंच पाए। और जो बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रिनिटी परीक्षा एक्चुअल में गया कहा, तो उनको जो फिर से हम वापस लाए अपने चैनल के ऊपर। डन है। चलो तो सभी लोग इसका भी उत्तर कर देंगे। फूल का स्त्री प्रजनन अंग कौन सा होता है, फूल का प्रजनन अंग कौन सा होता है। याद रखिएगा कि पौधों का पौधों का जो प्रजनन अंग होता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन बन रहा है, प्रजनन अंग होता है, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो हमारा फ्लावर होता है, माने कि फूल होता है, आपको ध्यान में रखना है। इस फूल के अंदर जो स्त्री प्रजनन अंग है इसे हम क्या बोले, सभी लोग ध्यान देंगे, आपको समझा रहा हूं अच्छे से। देखो यहाँ पर जो है मेल और फीमेल जो है दोनों प्रकार के यहाँ पे जो आपको मिल रहे हैं, इसका मतलब ये कौन कौन से प्रकार का फूल है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे। अगर एक ही फूल के ऊपर, एक ही फ्लावर के ऊपर आपको स्त्री केसर और आपका जो वैसा पुंग केसर होता है जिसे मैं मेल पार्ट बोलूंगा, दोनों भी अगर मिल रहे हैं, इससे आप यूनिसेक्सुअल बोलोगे या बायसेक्सुअल बोलोगे, सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, बराबर है। अब यहाँ पे अगर मैं मेल पार्ट की बात करूंगा तो मेल पार्ट कौन सा है आपका, एंथर माने की परागकोश, और एक होता है आपका फिलामेंट जिसे पुतंतु बोलते हैं या स्टॉक भी नाम से जाना जाता है। और उसके बाद फीमेल पार्ट की अगर मैं बात करूंगा तो ये बीच में जो पार्ट आपको नजर आ रहा है ये हमारा फीमेल पार्ट है।
सबसे ऊपरी पोर्शन जो इसे मैं वर्तिकाग्र मान की स्टिग्मा बोलूंगा, ये डंडी जो आपको नजर आ रही है इसे मैं स्टाइल मान की वर्तिका बोलूंगा, और बीच में जो भाई साहब गोला आपको नजर आ रहा है इसे मैं अंडाशय मान की ओरी बोलूंगा। और इसी ओवरी के अंदर क्या होता है जी, हमारे ओव्यूल होते हैं। और मुझे बताओ भी भाई साहब, यहाँ पे जो फल बनता है वो फल किससे बनता है, यहाँ पे जो बीज बनती है ये बीज किससे बनती है? तो ऑब्वियसली आपका उत्तर क्या रहना चाहिए जी, इसका उत्तर रहेगा आपका पिस्टिल रहेगा। क्या रहेगा? पिस्टिल जो है आपका सही उत्तर रहेगा। डन है, चलो ये आपका क्लियर हो गया है। उसके बाद इसका आंसर कर देंगे, फल और बीज किससे बनते हैं? फल किससे बनेगा? ये जो आपको बाहरी पोर्शन नजर आ रहा है जिसे हमने ओवरी मन की अंडाशय बोले भाई साहब, उससे हमारा फल बनता है। और बीज किससे बनते हैं? इसके अंदर जो भाई साहब बीजाणु होते हैं, इनके अंदर जो भाई साहब ओव्यूल होते हैं जिसे हम अंड बोलेंगे या अंडज बोलेंगे भाई साहब, उससे हमें क्या बोलते हैं? बीज बनते हैं। आपको ध्यान में रखना है। डन है, क्लियर है जी। चलो बताओ, एक बात मुझे बताओ कि जो पपाया का पौधा है, पपाया का पौधा जो है, जो भाई साहब ककड़ी का भाई साहब जो पौधा होता है, ककड़ी का जो पौधा होता है भाई साहब, ये पौधे जो है ये यूनिसेक्सुअल होते हैं कि बायसेक्सुअल होते हैं? ये सभी लोग जो है इसका उत्तर मुझे कर देंगे। चलो बताओ, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं कि बायसेक्सुअल होते हैं? सभी लोग कमेंट बॉक्स में कर देंगे। बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा, फास्ट। चलिए जी, आंसर करेंगे सभी लोग। इसका उत्तर क्या करेगा? क्लास नहीं रुका है जी, क्लास शुरू है, क्लास शुरू हुई, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। सभी लोग आंसर करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे जी। इसका उत्तर क्या रहेगा? बहुत बढ़िया जी। ये देखो, यहाँ पे कुछ लोग बायोसेक्सुअल बोले, पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं, याद रखेगा। डन है, चलो आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आर द पार्ट्स ऑफ द स्टेमेन। स्टेमेन का जो भाग है भाई साहब उसे हम क्या बोलेंगे? इसका उत्तर रहेगा आपका एंथर एंड स्टॉक माइन। जो डंडी होती है भाई साहब, वो जो है भाई साहब हमारा स्टेमेन का पार्ट रहेगा। और स्टेमेन जो होता है भाई साहब, ये हमारा मेल पार्ट होता है। कैसे होता है? मेल पार्ट होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने रहा, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन से उत्पाद बनते हैं? चलिए, फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन से उत्पाद बनते हैं? सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। डन है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। इसका उत्तर क्या रहेगा जी? यहाँ पे आपका उत्तर होना चाहिए ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन। क्या क्या बनता है? ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन। सभी लोग मुझे बताएंगे कि फोटोसिंथेसिस के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण पिगमेंट जो है, जो द्रव्य है भाई साहब, वो कौन सा पाया जाता है? वो होता है हमारा क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। और ये क्लोरोफिल क्या करता है? सूर्य की मदद से, किससे मदद की? सूर्य प्रकाश की मदद से। और उसी तरह से जो भाई साहब हमारा जो क्लोरोफिल होता है, इसकी मदद से जो हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और जो H2 होता है, इनके मदद से क्या बनाता है जी? आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाएगा। और उसी तरह से यहाँ से कौन सी गैस बाहर निकलती है? इससे ऑक्सीजन बाहर निकलेगा और यहाँ पे आपके पानी की मात्रा बनती है। और अगर ये पूछा जाता है कि इस हाइड्रोजन का, इस पानी का हाइड्रोलिसिस होता है, इसका क्या होता है जी? इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ क्रेब साइकिल, सॉरी केल्विन साइकिल। कौन सी साइकिल? केल्विन साइकिल जो होती है उसमें इसको तोड़ा जाएगा और जो हाइड्रोजन है ये कार्बन डाइऑक्साइड के कंबाइन हो जाएगा और यही से जो भाई साहब ऑक्सीजन वहां से बाहर निकल रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनता है? आपका ग्लूकोज बनता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। माने कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है तभी जाके आपका ग्लूकोज बन रहा है। तो आप बोलोगे सर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड का हुआ है आपका रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब कभी भी हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है यहाँ पे? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और ये पूरी की पूरी रिएक्शन जो मैंने आपको पहले भी बताई है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, श्वसन में पहला कदम ग्लूकोज का क्या होता है? चलो बताओ। द फर्स्ट स्टेप इन द रेस्पिरेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू। ग्लूकोज को सबसे पहले किस में तोड़ा जाता है? कहां पर तोड़ा जाता है? ये सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। हमने पढ़े हैं। अगर मैं कोशिका की बात करूंगा, अगर मैं कोशिका की बात करूंगा तो कोशिका के अंदर एक होता है न्यूक्लियस और बीच में होता है आपका साइटोप्लाज्म, जिसे मैं कोशिका द्रव्य बोलूंगा। क्या बोलूंगा? कोशिका द्रव्य बोलूंगा। और इसी कोशिका द्रव्य के अंदर प्रोसेस होती है जिसे बोलता हूं ग्लाइकोलिसिस।
इसे हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। और ग्लाइकोलिसिस के दौरान क्या होता है जी, ग्लाइकोलिसिस जब किया जाता है, जो हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है C6H12O6, इसको तोड़ा जाता है। एक मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है दो मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट के अंदर। किसके अंदर, पाइरुवेट के अंदर तोड़ा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसमें कितनी ऊर्जा बनती है, इसमें 2 एटीपी इतनी कुल मिलाकर ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कितनी मिल रही है, 2 एटीपी इतनी ऊर्जा मिल रही है। और 2 इसमें पायरुवेट बन रहे हैं। और यही पायरुवेट जो है आगे जाकर फिर क्रेब साइकिल में, उसके बाद जो है भाई साहब हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में प्रवेश करेंगे और उसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर कर जो है वो ब्रेक किया जाता है। एक मेरा सवाल है आप सभी से, ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस होती है, क्या इसके दौरान हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं या नहीं है? चलो सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, ग्लाइकोलिसिस के दौरान क्या हम जो श्वसन हो रहा है उसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं या नहीं है? तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए कि हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और इसीलिए ये जो ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया है, ये जो आपकी ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होती है, एक इसे इसे कॉमन स्टेज मानी जाती है। इट इज अ कॉमन स्टेज, एक समान प्रक्रिया है। किसके अंदर, अगर वायवीय और जो अवायवीय श्वसन होता है, इन दोनों के अंदर जो इसे कॉमन स्टेज माना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है जी? चलो बहुत बढ़िया। एक बात मुझे बताइए, ये लैक्टिक एसिड कहां पर पैदा होता है? हमने इसके बारे में पढ़े हैं। जब कभी भी मानव शरीर मानव शरीर जो अत्यधिक कार्य करता है, उस टाइम पे अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो हमारी जो मांसपेशियां होती है, हमारी जो मांसपेशियां होती है, इस मांसपेशियों के अंदर क्या बनता है जी, ये बनता है आपका लैक्टिक एसिड बनता है। क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। और इसी के वजह से हमारे मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है। ये हमने पढ़े हैं। डन है जी, क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, आगे रहेंगे। चलो इसका उत्तर रहेंगे। और मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि यहाँ पे कुछ लोग जो है कमेंट कर रहे हैं, ठीक है जी, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि जब हमारा टीचिंग परीक्षा चैनल डिलीट किया गया, उसे जो है हैक किया गया, तो जहां पर लगभग 8.6 जो भाई साहब के लगभग 8,500 के आसपास जो है वहां पे हमने वीडियो डाल के रखे हैं। वहां पे सभी सब्जेक्ट के प्ले लिस्ट थे। साइंस की थे, दानी सर की जीके जीएस की थी, मोना मैम की ईवीएस की थी, पवन सर के मैथ्स की थी, काजल मैम की रीजनिंग की क्लासेस थी, और भी बहुत सारे क्लासेस की प्लेलिस्ट थी, जहाँ पे हजारों और लाखों बच्चों हमारे जो है भाई साहब बिहार के उसे डेली पढ़ाई करते थे। वो उनका एक आधार था, क्योंकि शायद वो क्लास परचेस नहीं कर पाते थे। तो उन विद्यार्थियों का यहाँ पे कितना नुकसान हुआ है आप सोचो जरा। तो टीचिंग परीक्षा के भरोसे पे रहते, क्योंकि हमने उनसे भरोसा किया था, उनने हम पर भरोसा किया था, टीचिंग परीक्षा के ऊपर भरोसा किया था कि हाँ टीचिंग परीक्षा जो है हमें पक्का इस बार बीपीएससी टीआरई को पास करने में जरूर मदद करेगा। ठीक है जी? तो अभी हमारा ये चांस रहेगा, हमारी ये जिम्मेदारी रहेगी कि जो बच्चे वो ढंग से नहीं पढ़ पाते, उनके पास जो पैसा नहीं है भाई साहब, उनको हमें फिर से एक बार इस चैनल के ऊपर लाना है कि उनका नुकसान ना हो। इसलिए मैंने आज पता है आपको 500 क्वेश्चन का वादा किया था। कितने लोगों को पता था कि आज मेरा जो है 500 क्वेश्चन का एक रैपिड रिवीजन में करवाने वाला था, जो लगभग 2 या 3 घंटे लगातार चलने वाले थे। इसी कारण मुझे इसे जो है पोस्टपोन करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे उन बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए जो टीचिंग परीक्षा के ऊपर इतना भरोसा दिखाकर जितना समय हम पढ़ाने में बिताते उतना ही समय वो पढ़ने में भी बिता रहे हैं। तो सभी लोग इसकी राह देख रहे थे, मैं भी राह देख रहा था। कई दिनों से आपको बोला था मैं लाने वाला हूं, लाने वाला हूं, बिल्कुल आऊंगा, होगा। मैं जिसने भी ये पूरा कांड किया है उसको मैं बताना चाहूंगा कि आप कितना भी हम पे उन पर हमला कर दो, हमारा हौसला तोड़ने की कोशिश करो, हम टूटेंगे नहीं। आपको बताना चाहूंगा कि 1 या 2 दिन के अंदर जो है 500 क्वेश्चन का जो है पूरा सेशन आपके लिए लूंगा। ये मेरा वादा रहा, ये मेरा वादा रहा। और आपको भी मुझे ये वादा करना है कि उन सभी बच्चों को हमें वापस लाना है जो भटक चुके हैं। ठीक है? उसलिए जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख दीजिएगा और आगे बढ़िएगा। डन है? चलो बहुत बढ़िया जी। आपका भरोसा और आपकी अगर आप अगर हमारे साथ है तो हमें डरने की जरूरत है, हमें पता है। ठीक है जी? बस आपकी अभी सहारे की जरूरत है, बस वही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। किस प्रकार की प्रजनन प्रक्रिया में अधिक विविधता उत्पन्न होती है? तो याद रखिएगा भाई साहब, ये होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, माने कि यौन प्रजनन। याद रखिएगा, यौन प्रजनन जो होता है भाई साहब, इसमें
दो गमेंट्स होते हैं, एक होता है आपका मेल गमेंट्स और एक होता है आपका फीमेल गमेंट, बराबर है। और इनके अंदर जो फ्यूजन होता है भाई साहब, इनके वजह से, जिसे मैं फर्टिलाइजेशन बोलूंगा, क्या बोलूंगा, फर्टिलाइजेशन बोलूंगा, मैं निषेचन बोलूंगा। और इसी निषेचन के वजह से जो भाई साहब जो जीन्स होते हैं, जो जीन्स होते हैं भाई साहब, इनका आदान प्रदान होता है। और जो नई संतान पैदा होती है, जो नई संतान पैदा होती है, ये संतान जो होते हैं उनमें कुछ ना कुछ नई वेरायटी हमें देखने को मिलती है। और इसी के वजह से जो है हम बंदरों से इंसान बने हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इट इज अ पार्ट ऑफ इवोल्यूशन, इट इज अ पार्ट ऑफ एडेप्टेशन। डन है जी, क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। और वही मैंने आपको बताया। चलो एक छोटा सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं कि अगर मैं मेल की बात करूंगा तो इसके अंदर बस अब कौन से ऐसे क्रोमोसोम होते हैं जो मेल को मेल बनाते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। और फीमेल के अंदर कौन से क्रोमोसोम होते हैं, सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। रात भर नहीं सोए हैं। कल रात को लगभग 10:30 के आसपास जो घटना हुई उसके बाद जो है लगभग, अभी पकड़ लीजिए 10:30 से 10:30, अभी कितने बज रहे हैं, लगभग 2 बज रहे हैं। 12, 24, 24 और 6 पकड़ लीजिए, या 5 पकड़ लीजिए, या 4 पकड़ लीजिए, लगभग 28 घंटे से सोए नहीं है। 28 घंटे, फिर उसके पहले के पकड़ लीजिए, जितना भी हो रहा है उतना, फिर भी क्लास लेंगे, पढ़ाई नहीं। क्योंकि अभी अगर हम रुक गए तो जिसने ये किया है, जिसने ये किया, इसे यही लगा के कि हम लगेगा कि हम हार चुके हैं। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम हारे नहीं है, हम हारे नहीं है, हमारे, हम जीत पे उतर चुके हैं। अभी याद रखिएगा, जिसने भी किया है वो सावधान हो जाए, अब जीत पर उतर चुके हैं। अब तो कुछ कर कर ही दम लेने वाला है, कर कर ही दम लेने वाला है। चलो बताओ, जाइकोट के अंदर सभी लोगों को बता दिया, इसके मेल के अंदर एक्स वाई होता है और फीमेल के अंदर एक्स एस क्रोमोसोम होता है, बराबर है। जाइकोट के अंदर कितनी कोशिका होती है, याद रखिएगा, इनके अंदर जो 2 सेल्स होती है, कितने, सॉरी, 2 न्यूक्लियस होते हैं। क्या होते हैं, 2 न्यूक्लियस होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। डन है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इज एडॉप्टेड बाय द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशीय जीव जो है अक्सर आपको कौन से वर्ग में दिखाई देंगे, ये आपको प्रोटिस्टा नाम का जो वर्ग हमने पढ़े थे भाई साहब, वहां पे जो है आपको एक कोशीय जीव जो है नजर आएंगे। और इनके अंदर जनरली जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है फिजन के माध्यम से होता है। किससे होता है, फिजन के माध्यम से होता है। इसके उदाहरण में आपको बताना चाहूंगा, जिसकी मैंने बोल दिया अमीबा, मैंने बोल दिया पैरमेशियम। तो अमीबा के अंदर जो कि प्रोटिस्टा का एक कोशीय जीव होता है, इसके अंदर कौन से प्रकार का प्रजनन आपको देखने को मिलेगा, इसके अंदर जो है बाइनरी फिजन आपको देखने मिलता है, माने कि द्विधारी, द्विधारी जो विखंडन होता है, द्विधारी विखंडन जो है आपको देखने को मिलेगा। और उसी तरह से आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि इसी प्रोटिस्टा के अंदर आने वाला एक और जीव है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम को शायद हमारे बीपीएससी की तैयारी करने वाला और मेरे पास पढ़ने वाला हर विद्यार्थी जानता है। प्लाज्मोडियम कौन से रोगों के लिए कारक होता है जी, तो आपको बताना है कि ये आपका मलेरिया के कारक है। किसके लिए है, इसके वजह से मलेरिया होता है। और इस प्लाज्मोडियम के अंदर कौन से प्रकार का प्रजनन होता है, तो आपको याद रखना है इसके अंदर मल्टीपल फिजन होता है। क्या होता है, मल्टीपल फिजन होता है, माने कि इसे बहुधारी विखंडन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बहुधारी विखंडन के नाम से जो है इसे पहचाना जाता है। यहां तक क्लियर है सभी को, डन है। चलो बहुत बढ़िया। सभी लोग मुझे बताएंगे कि रीजनरेशन माने कि पुनर्जनन वाली जो एक प्रकार की असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पद्धति है, माने कि आपकी जो है, जी हाँ, तो ये किसके अंदर पाई जाती है, याद रखिएगा कि प्लानेरिया नाम का एक जीव हमने पढ़े है। किसका, प्लानेरिया नाम का एक जीव पढ़े है, इसमें रीजनरेशन आपको नजर आएगा। और उसी तरह से भाई साहब इसके अंदर एक और जीव आता है, वो हमारा स्टार फिश। कौन सा है, स्टार फिश। इसके अंदर भी आपको रीजनरेशन देखने को मिलता है। बाद में बात करते हैं फ्रैगमेंटेशन की, तो फ्रैगमेंटेशन किसके अंदर मिलता है भाई साहब, जो अलगी होते हैं, जो अलगी होते, जो शैवाल होते, इनके अंदर आपको फ्रैगमेंटेशन देखने को मिलेगा। क्लियर है जी, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका सामने ये रहा, बताओ घ्राण संकेतक के रूप में उपयोग किया जा सकता है किसका, वेनिला का, गॉसबेरी का, या टैमारिंड का, माने कि इमली का। तो आपका उत्तर क्या रहेगा, वो रहेगा आपका वेनिला। क्या रहेगा, वेनिला। ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर में बस अब 3 चीजों को आपको याद रखना है, एक है आपका वेनिला, एक है आपका लौंग का तेल,
एक होता है आपका लौंग का तेल, और तीसरा कौन सा होता है जी? चलो बताओ। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और तीसरा है हमारे घर में इस्तेमाल करने वाला जो प्याज होता है। इन तीनों का भी इस्तेमाल जो है हम घ्राण संकेतक के रूप में हम कर सकते हैं, आपको याद में रखना है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते। और यही आपके घ्राण सूचक है जिसे हम ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर बोलते हैं। और जितने भी लगभग घ्राण सूचक होते हैं, ये सभी के सभी जो क्षारीय पदार्थ होते हैं, जो क्षारीय जो गुणधर्म होता है भाई साहब, इसे पहचानने के लिए इनको अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। इसे हम अल्कलाइन नेचर बोलेंगे, इसे मैं अल्कलाइन बोलूंगा, या जो बेसिक नेचर होता है किसी भी पदार्थ का, उसे पहचानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डन है जी, चलो आगे बढ़ते। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन आहारिक फाइबर में समृद्ध होता है? किसके अंदर डाइटरी फाइबर सबसे अच्छे पाए जाते हैं? और डाइटरी फाइबर का मतलब क्या होता है जी? जिसे हम क्या बोलेंगे? जिसे हम सेलुलोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेलुलोज। और डाइटरी फाइबर या सेलुलोज आपको कौन से आहार में देखने को मिलेगा? ये केवल और केवल जो भाई साहब शाकाहारी आहार होता है, जो शाकाहारी आहार होता है, केवल उनके अंदर ही आपको डाइटरी फाइबर देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियस आपका उत्तर क्या रहेगा? चलो बताओ, ये रहेगा आपका एप्पल्स जो होते हैं भाई साहब, जो सेब होते हैं, ठीक है, इनके अंदर आपको डाइटरी फाइबर देखने को मिलेगा। सभी लोग मुझे ये भी लिख के बताएंगे कि एप्पल्स में कौन सा एसिड पाया जाता है, और एप्पल जो होता है भाई साहब कौन से मिनरल का सबसे अच्छा स्रोत है। तो आपको याद रखना कि आयरन का बहुत अच्छा स्रोत है, इसमें पोटेशियम, सोडियम, बाकी भी मिनरल पाए जाते हैं, पर आयरन का बहुत अच्छा स्रोत एप्पल को माना जाता है। और इसके अंदर कौन सा एसिड होता है? ये होता है आपका मैलिक एसिड होता है, ये भी हमने पढ़े है। डन है जी, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते। अगला सवाल, हु डिस्कवर द पेनिसिलिन? चलिए बताइए, सभी लोग आंसर करेंगे कि पेनिसिलिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? ये थे हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और आपको ये भी याद रखना है कि पेनिसिलिन क्या है जी? पेनिसिलिन क्या है जी? ये हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो गए। और पेनिसिलिन जो है एक प्रकार की एंटी बैक्टीरियल दवा है। कैसी है? एंटी बैक्टीरियल दवा, जिसे मैं पेनिसिलिन बोलूंगा, ये हमारी पेनिसिलिन है। और ये किससे बनाई जाती है? ये बनाई जाती है फंगस माने कि कवक के मदद से जो इसे बनाई जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। डन है जी, यहां तक क्लियर है। ये दोनों बातें आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। और जिन्होंने भी हमारे पूरे सेशन को लाइक कर दिया है, उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। जितने बच्चे लाइव है, एक्चुअली उतने ही लाइक हुए हैं। और उसी तरह से आपको कमेंट भी जितने हो सके उतने करना है, ताकि हमारा जो YouTube इंडिया है उसे समझ में आ जाए कि इस चैनल को कितना बच्चे प्यार करते हैं, और इसके ऊपर कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी या बच्चों के हित के लिए ही यहाँ पर सब कुछ पढ़ाया जाता है। तभी जाकर हमारा टीचिंग परीक्षा जो है जल्दी से जल्दी हम रिकवर कर पाएंगे। तभी जाकर हमारा टीचिंग परीक्षा फिर से एक बार आपके साथ जुड़ेगा, और फिर से एक बार वहां पे और दमदार क्लास हम ले पाएंगे। आपको याद रखना है। डन है, चलो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं जी। हु इन्वेंट द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन? चलिए जी, चेचक का टीका खोज निकालने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? अब इसे कोई नहीं जो है भाई साहब, कोई भी इसे नहीं भुला पाएगा। तो चलो इसका उत्तर क्या रहेगा आपका? ये रहेगा आपके एडवर्ड जेनर। कौन रहेंगे? एडवर्ड जेनर। रुदरफोर्ड जी ने क्या किया था जी? रुदरफोर्ड जी ने सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताने वाले पहले वैज्ञानिक हमारे माफ कीजिएगा, वो जे जे थॉमसन थे। माफ कीजिएगा, वो जे जे थॉमसन थे। रुदरफोर्ड जो है साहब, इन्होंने किसकी खोज की थी जी? इन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी। किसकी खोज की थी? प्रोटॉन की खोज की थी। लुइस पास्चर जी ने क्या किया था? चलो बताओ, लुइस पास्चर जी ने क्या किया? लुइस पास्चर जी भाई साहब, इसे फादर ऑफ वैक्सीनेशन बोला जाता है। इन्होंने वैक्सीन निकालकर जो भाई साहब दुनिया को एक नया तरीका बताया था कि किस तरह से किसी भी जीव के ऊपर हम वैक्सीन बनाकर जो है, जो जनरली बैक्टीरिया और वायरस के मदद से बनाए जाते हैं, हम उस रोग के ऊपर जो है उसके ऊपर हम काबू पा सकते हैं। और इन्होंने एक और प्रोसेस ध्यान जो है भाई साहब फाइंड की थी, वो थी आपकी पाश्चराइजेशन। कौन सी थी? पाश्चराइजेशन की मेथड, जिसमें जो भाई साहब दूध को गर्म किया 60 से 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसे गर्म किया जाता है, और उसके बाद उसे अचानक ठंडा किया जाता है। इस प्रोसेस को हम पाश्चराइजेशन बोलते हैं। और इसमें क्या होते हैं, जो भी जीवाणु की प्रक्रियाएं होते हैं, और जो भी बस पैथोजेंस होते हैं, वो सभी मर जाते हैं। और उससे हमारा दूध जो है ज्यादा निरंतर काल तक जो है हम उसे बचा पाते हैं, उसे खराब होने से हम बचा पाएंगे। डन है, चलो आगे बढ़ते हैं। और ये रही हमारे
भाई साहब एडवर्ड जेन्नर, जिन्होंने 1796 में, कब जी, 1796 में भाई साहब पहली वैक्सीन खोज के निकाली थी स्मॉल पॉक्स के ऊपर, बराबर है। और उसीलिए भाई साहब उनको जो है फादर ऑफ वैक्सीनेशन भी बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और उस तरह से आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे कि ये स्मॉल पॉक्स जो आपको नजर आ रहा है, ये कौन से प्रकार की बीमारी है, ये जीवाणुजन्य बीमारी है कि विषाणुजन्य बीमारी है। तो आपका उत्तर हो जाएगा कि सर ये विषाणुजन्य बीमारी है। ये कौन सी है, ये विषाणुजन्य बीमारी है, ये आपको ध्यान में रखना है। डन है जी, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते, अगला सवाल। और एक बात बताना चाहूंगा कि एडवर्ड जेन्नर ने जो भाई साहब यहाँ पे जो लुईस पास्चर जो आपको नजर आ रहे हैं, लुईस पास्चर ने एक और डिसीज है, एक और डिसीज है जिसके ऊपर वैक्सीन खोज के निकाली थी, अगर आपको पता है, ठीक है, तो बड़ा फेमस डिसीज है। और भाई साहब जो है भाई साहब जनरली एनिमल्स के काटने की वजह से होता है। तो उसका भी आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में कर दोगे, मैंने आपको हिंट दे दी है। चलो आगे बढ़ते, अगला सवाल बताइए। समतल दर्पण के बारे में पूछा गया है, और ये सवाल जो है एग्जामिनेशन में पूछा गया सवाल है, ये हमारे बीपीएससी में आया हुआ सवाल है। सब लोग इसका भी उत्तर कर देंगे, इसका उत्तर क्या रहेगा, फास्ट। देखिए क्या बोला गया है जी, समतल दर्पण से वस्तु 2 मीटर की दूरी पर रखी गई है। सिंपल सा क्वेश्चन है, समतल दर्पण से 2 मीटर की इसके ऊपर जो से रखा गया है। और तो बताओ प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी, इससे डबल कर दो, प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा, 2 और 2 हो जाएगा 4, 2 और 2 हो जाएगा 4, बराबर है। तो एक बात मुझे सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण में बनने वाली जो प्रतिबिंब होती है, इसकी विशेषताएं क्या रहेगी। समतल दर्पण में बनने वाली जो प्रतिबिंब रहेगी, इसकी विशेषता क्या रहेगी। सबसे पहली वो आपकी आभासी प्रतिबिंब रहेगा। आभासी माने कि इसे मैं वर्चुअल इमेज बोलूंगा, क्या बोलूंगा, वर्चुअल इमेज बोलूंगा। उसके बाद और कैसी होती है जी, ये आपकी सीधी होती है, मान कि ये इरेक्ट इमेज बनेगी, सीधी और समान आकार की रहेगी। कैसे रहेगी, समान आकार की होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और उसकी एक और खासियत ये भी है कि ये पार्श्वता उल्टी रहती है। सर पहले आपने बोला कि ये सीधी है, ये पार्श्वता उल्टी मतलब क्या होता है जी, इसे हम लैटरली इन्वर्टेड बोलते हैं, कि लेफ्ट हैंड साइड आपका राइट हैंड लगेगा और राइट हैंड आपका लेफ्ट हैंड लगेगा। इसे मैं पार्श्वता उल्टा मान की लैटरली इन्वर्टेड इमेज ऐसा बोलता हूं, ठीक है जी, ये आपको ध्यान में रखना है। और उसी तरह से आपको एक और बात ध्यान रखना है कि एम्बुलेंस के ऊपर जो एम्बुलेंस उल्टे शब्द में लिखा होता है, उसे देखने के लिए हम कौन से दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। इस तरह से जो हमारा एम्बुलेंस लिखा होता है, NCE, इस तरह से हमारा जो एम्बुलेंस लिखा होता है, इसे सीधा देखने के लिए हम कौन से दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कर दोगे। हमारे एम्बुलेंस का जो भाई साहब उल्टा लिखा होता है शब्द, उसे देखने के लिए हम किस प्रकार के भाई साहब दर्पण का इस्तेमाल करेंगे, इसका उत्तर आप सभी लोग दे देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। अगला सवाल आपके सामने, दोपहर 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा, हमारे बीपीएससी में आया हुआ सवाल है। दोपहर 12 बजे, दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष कहां पर बनेगा, ये सवाल पूछा गया है। तो सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएंगे कि ये 1.5 के लाइक्स आप सभी ने कर दिए जी। जिन जिन लोगों ने इस सेशन को जान दिया है, उन सभी के लिए मेरा पूरे टीचिंग परीक्षा का दिल धड़कता है। आपने 1.5 के लाइक्स जो हमें हमें कर दिए, उसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और सभी से मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा, जितना ज्यादा ट्वीट आप रीट्वीट कर सकते हो या फैला सकते हो, उसे प्लीज फैला दीजिएगा। क्योंकि जब तक यूट्यूब इंडिया तक ये बात हम नहीं पहुंचा पाएंगे, तब तक हमारा टीचिंग परीक्षा जल्दी से वापस आने वाला नहीं है। मैं यही बोल रहा हूँ कि आप सभी लोग जो है, दानिश सर ने जो हमारी बिहार परीक्षा के ऊपर ही जो एक कल वीडियो लाइव पे गए थे, वो जहाँ पर उन्हें पूरी हकीकत बताई है, उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और वहां पे जो ट्वीट किया गया था, उस ट्वीट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, उसे रीट्वीट करिएगा। यही मेरी आपसे सभी से दरखास्त है, ठीक है जी। तो इसका उत्तर क्या रहेगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दिन में 12 बजे इंद्रधनुष निकल सकता नहीं है। क्योंकि हमने ये पढ़े है, सब लोग मुझे बताएं, इंद्रधनुष में कौन सा ऐसा प्रकाश का कैसा प्रकाश का फिनोमिना होता है जिसकी वजह से आपको इंद्रधनुष दिखाई देता है। सभी लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख देंगे।
उसी तरह से ये भी आपको याद रखना है कि इंद्रधनुष जो बनता है भाई साहब, जो रेनबो बनता है, ये रेनबो और सूर्य जो है हमेशा एक दूसरे के अपोजिट, मान कि ये विरुद्ध दिशा में जो होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। मान कि सूरज अगर पूर्व दिशा में है, तो अगर आपके पश्चिम दिशा में बारिश हो रही है तो ऑब्वियसली आपको इंद्रधनुष नजर आएगा। और सूरज अगर पश्चिम दिशा में है और आपकी बारिश पूर्व दिशा में अगर हो रही है, तो उसी टाइम पे आपको जो है इंद्रधनुष जो दिखाई देगा। और इंद्रधनुष किसके वजह से बनता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये बनता है आपका विसरण के कारण, मान के जिसे हम डिस्पर्शन बोलेंगे। और उसी तरह से इसमें 3 फिनोमेना होता है, याद रखिएगा। पहला जो होता है ये होता है आपका रिफ्रैक्शन होता है, अपवर्तन होगा। दूसरा जो होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। और तीसरा जो रहता है वो होता है आपका डिस्पर्शन, मान के इसमें विसरण बोलूंगा। ये तीनों प्रक्रियाएं जो है आपके इसके बूंदों के अंदर होती है, और तभी जाकर जो हमारा रेनबो बन पाता है। क्लियर है जी? ये आपको ध्यान में रखना है। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पहले जब प्रकाश बूंदों के अंदर गुजरेगा तो बस अब ये अपनी दिशा बदल देगा, तो इससे यहाँ पे रिफ्रैक्शन मान की यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है। फिर जब ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये 7 रंगों में डिवाइड, यहाँ पे डिस्पर्शन हो गया। फिर इसी बूंद के अंदर वो फिर से रिफ्लेक्ट होता है, जिससे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बनते हैं। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, तापमान बढ़ाने पर धातु की विद्युत चालकता क्या होती है? ये क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। सभी लोग इस क्वेश्चन का भी आंसर कर देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या करोगे फास्ट? चलिए, इसका उत्तर क्या रहेगा? देखिए, इसमें 3 प्रकार की चीजें होती है जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। पहला जो होता है हमारा धातु, है ना? धातु, धातु को अगर आप तापमान बढ़ाते हो, इसका जो अगर हम गर्म करते हैं, तो हीट करने के बाद इसकी जो विद्युत चालकता होती है, ये जो चालकता होती है, चालकता कम हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। पर वही अगर मैं अर्ध धातु, जिसे मैं सेमी कंडक्टर बोलता हूं, सेमी कंडक्टर बोलता हूं, ये सेमी कंडक्टर जिसे मैं उपधातु भी बोलते हैं, ये उपधातु को अगर हम गर्म करेंगे या इनका अगर हम तापमान बढ़ाते हैं, इसकी जो चालकता होती है, ये चालकता बढ़ती है। ये बात जो है आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। तो ऑब्वियसली आपका उत्तर क्या रहेगा? गर्म होने पर धातु जो होते हैं भाई साहब, उनकी चालकता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो उसका कारण क्या रहेगा? इसका कारण रहेगा कि एटम्स ऑफ द जो मेटल्स होते हैं भाई साहब, ये ज्यादा वाइब्रेट करते हैं। क्या होंगे वो? ज्यादा वाइब्रेट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और उसी के कारण जो है इसका ये उत्तर रहेगा। मान कि तापमान बढ़ने पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी ऊर्जा बढ़ती है, और एक जब भागने लगते हैं एक दूसरे के एंड की तरफ, तो वो टकराते हैं, और टकराने के वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाती है, और उसकी वजह से जो भाई साहब उनका रेजिस्टेंस और ज्यादा बढ़ता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? भीड़ में अगर आपको भागने को बोलेंगे तो क्या आप एक सीधा सीधा सिंपल जो है उदाहरण देता हूं। मान लीजिए, वो आपने एक कहानी सुनी होगी शायद से, ठीक है? जब एक चिड़िया का एक झुंड होता है, उसे एक जो है जो चिड़िया पकड़ने वाला भाई साहब एक नेट जो है, जाली जो है उसके ऊपर डाल देता है। जाली डालने के बाद जो चिड़िया इधर उधर उड़ने लगती है, तो भाई साहब वो किसी दिशा में नहीं जाते हैं। वही स्थिति जो है इस इलेक्ट्रॉन की हो जाती है जब इसे हीट किया जाता है। पर मान लीजिए इसको एक दिशा दी जाए, तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन आसानी से आगे बढ़ सकता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया है? सी क्यों नहीं होगा? देखो, सी इसलिए नहीं होगा कि एटम्स तो वाइब्रेट करते ही है, ये गलत नहीं है जी, ये गलत नहीं है, ठीक है? वाइब्रेट्स करते हैं, आपको ध्यान रखना है। पर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ विद्युत चालकता की, तो विद्युत चालकता जो होती है, सब लोग ध्यान देंगे, विद्युत चालकता जो होती है बस अब ये डिपेंड करती है आपके इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऊपर। किसके ऊपर? ये डिपेंड करती है हमारी इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऊपर डिपेंड करती है। और उसी के वजह से जो भाई साहब आपका उत्तर क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्यादा बढ़ जाती है,
और उसके कारण वो वाइब्रेशन और इनका कोलिजन बढ़ जाता है और इसके वजह से वो कम हो जाते हैं। डन है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ओहम मीटर किसको ज्ञात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो इसको हमने बहुत बार पढ़ा है। तो ये जो है भाई साहब प्रतिरोधकता, एक्चुअली ये रेजिस्टेंस गिनने में जो है इस्तेमाल किया जाता है और उससे भी हम प्रतिरोधकता भी निकाल सकते हैं। तो अभी से आपको याद रखना है, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी आएगा। ओहोमीटर जो है वो रेजिस्टेंस निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, रेजिस्टेंस निकालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका जो बस अब रेजिस्टिविटी भी हम निकाल सकते हैं, याद रखिएगा। इसका आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए। क्या चाहिए? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही उत्तर रहेगा। प्रतिरोधकता और रेजिस्टिविटी दोनों भी इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन होता है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? चलो बताओ। यहाँ पे हाइड्रोजन को जलाना मतलब ये भाई साहब कौन सी प्रकार की प्रक्रिया है जी? एक प्रकार की आपकी रासायनिक प्रक्रिया रहेगी। क्या रहेगी? रासायनिक प्रक्रिया रहेगी, केमिकल रिएक्शन होती है। और उसी तरह से हाइड्रोजन को जलाना मतलब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना, मान के इसका ऑक्सीकरण करना, ऑक्सीडेशन कराना है, ये होता है। और इसमें क्या बनता है? आपके पानी के मॉलिक्यूल बनते हैं और ऊर्जा बनते हैं, जस्ट अभी अभी मैं आपको बताया है। तो आपका उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 22वें नंबर का सवाल आपके सामने रहा, सब लोग इसका भी उत्तर कर देंगे। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ क्विकसिल्वर? व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ क्विकसिल्वर? क्विकसिल्वर किसे बोला जाता है? और उसी तरह से जो कंपाउंड होते हैं, जो कंपाउंड होते हैं, जो मिश्र धातु होते हैं, अलॉयज होते हैं, उसमें अगर आपको अमलगम ये शब्द नजर आए, अगर आपको अमलगम ये शब्द अगर नजर आए, तो अमलगम का जो मुख्य कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है? ये दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम टू सेम रहेगा और इसका उत्तर रहेगा आपका पारा। क्या रहेगा? क्विक सिल्वर किसे बोला जाता है? पारे को बोला जाता है। और अमलगम में सबसे प्रमुख धातु अगर कोई पाया जाता है, ये भी हमारा पारा ही होता है, आपको ध्यान रखना है। और पारा एकमात्र ऐसा धातु है जो सामान्य तापमान के ऊपर, सामान्य तापमान के ऊपर आपको कैसे नजर आता है जी? ये आता है आपका तरल पदार्थ होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मेरा आप सभी के सवाल है कि पारा क्या ये विद्युत का अच्छा चालक होता है कि कुचालक होता है? विद्युत का सुचालक होता है कि कुचालक होता है? और उसी तरह से ये उष्मा का सुचालक होता है कि कुचालक होता है? सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। चलो बताओ फास्ट, ये कौन से नंबर का क्वेश्चन है? 22वें नंबर का सवाल हमारा यहाँ पे चल रहा है और सभी लोग आंसर करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या करोगे? फास्ट, जल्दी जल्दी बताइए। सभी लोग आंसर करते रहेंगे और सभी को मैं बता दूं कि डेली हमारा 1 बजे का क्लास जो है बिहार परीक्षा पर होता रहेगा, कि जब तक जो है आप सभी लोग एक साथ यहाँ पर नहीं आ जाते तब तक जो है 2 दिन तक मैं वो 500 क्वेश्चन की सीरीज जो थोड़ी होल्ड करके रखने वाला हूँ, ताकि हम सभी बच्चों तक पहुंच पाए, उनको खबर कर पाए कि ऐसा कुछ टीचिंग परीक्षा के साथ हुआ है। जलने वाले जले है भाई साहब, जल भूज के भाई साहब राख बन जाएगी उनकी, ये ध्यान रखिएगा। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगे? तो आपको याद रखना कि ये दोनों भी विद्युत उष्मा का भाई साहब सुचालक होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। डन है? डन है। चलो बहुत बढ़िया, आपको याद रखना है दोनों की भी वो सुचालक होता है। अगला सवाल आपके सामने रहा, इंसुलिन हम कहां से प्राप्त करते हैं? इंसुलिन हम कहां से प्राप्त करते हैं? अदरक से, डहलिया से, या बालसम के पुष्प से? तो आपका उत्तर जो रहेगा, जो डहलिया के जो रूट्स होते हैं भाई साहब, उनसे भी हम इंसुलिन प्राप्त कर सकते हैं। और इंसुलिन क्या है जी? एक प्रकार का ये हार्मोन है, एक प्रकार का ये हार्मोन। और ये क्या करता है जी? हमारे शरीर के अंदर जो शुगर की मात्रा होती है, जो शर्करा होती है, इसे नियंत्रित करने का काम जो है, इसे नियंत्रित करने का काम जो है ये इंसुलिन द्वारा किया जाता है। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। सभी लोग मुझे लिख के बताएंगे कि हमारे मानव शरीर में, हमारे मानव शरीर में ऐसा कौन सा ग्रंथि होता है कि जिसके द्वारा जो है हमारा इंसुलिन बनाया जाता है? तो आपका उत्तर है भाई साहब, वो होता है हमारा अग्नाशय होता है। कौन होता है? अग्नाशय, जिसे मैं पैंक्रियाज बोलूंगा। और अग्नाशय के अंदर भाई साहब कौन सी कोशिका होती है जी? उस कोशिका का नाम क्या है? उस कोशिका को हम बोलते हैं बीटा सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीटा सेल बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। डन है। और एक छोटा सा क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, आप सभी लोग मुझे उसका आंसर बता देंगे। मलेरिया की दवा जो होती है, मलेरिया का दवा जिसे भाई साहब क्यूनिन के नाम से जानते हैं, क्यूनिन नाम की दवा जो होती है, ये कौन से पेड़ से निकाली जाती है? और इस पेड़ का या इस वृक्ष का कौन सा भाग जो है वो इस्तेमाल किया जाता है? ये क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी से लिया गया है और हमारे एग्जामिनेशन ने बीपीएससी में पूछा भी गया है। चलो बताओ इसका उत्तर कर देंगे। 24वें नंबर का सवाल,
और ये क्वेश्चन जो है बता रहा हूँ फिर से एक बार, आप सभी के लिए होमवर्क रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर कर दोगे। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, पानी के तनाव के कारण जब रंध्र बंद होता है तब क्या उत्पन्न होता है? सीधी सी बात है जी, यहाँ पर होता है आपका एब्सिसिक एसिड। क्या होता है? एब्सिसिक एसिड। अगर आपको ध्यान में होगा कि भाई साहब पौधों के अंदर जो इमरजेंसी हार्मोन है, जो इमरजेंसी हार्मोन है, हम किसे बोलते हैं? हम बोलते हैं एब्सिसिक एसिड को। समझ में आ रहा है? याद आ रहा है सभी को? याद आ रहा है? ठीक है जी। तो ऑब्वियसली ये क्या करता है जी, ये क्या करेगा? ये एक काम करता है जिसे हम ABS के नाम से जानते हैं, ABA के नाम से जानते हैं। ये एसिड क्या करता है, स्टोमेटा के अंदर जो है बस, अब जब इसके अंदर जो बस पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो बस कम हो जाती है, उस टाइम पे जो एब्सिसिक एसिड होता है वो सिक्रेशन का काम करता है। और ये क्या करता है? स्टोमेटो को बंद करने में मदद करता है। क्या करता है? बंद करने में मदद करता है। जब ABA का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, और ABA जब कम हो जाता है तो बस स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे? ये आपको ध्यान रखना है। और उसी तरह से ये जो आपका स्टोमेटा का, जिसे मैं रंध्र बोल रहा हूँ, इस रंध्र के अंदर भाई साहब कौन से मिनरल्स होते हैं जी? यहाँ पे होते हैं पोटेशियम के आयंस होते हैं, और उसी तरह से कुछ पैमाने में क्लोरीन के भी आयन होते हैं। ये दोनों पोटेशियम और क्लोरीन जो होता है, ये हमारी जो गाढ़ कोशिकाएं होती है उनको स्टोमेटा मान की रंध्र जो होता है वो खुलने और बंद करने में मदद करेगा। डन है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, समुद्र दूरी नापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? चलो बताओ। तो ये क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए मैं आज होमवर्क छोड़ रहा हूँ। ठीक है बच्चों, फिर से एक बार मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि अपना टीचिंग परीक्षा जो है इसे हैक किया गया है। ठीक है, इसे हमने फिर से वापस लाना है, और इसका एक ही रास्ता है कि दानिश सर ने किया जो जो ट्वीट है, इस ट्वीट को जितना ज्यादा फैला सकते हो उतना ज्यादा फैलाओ, जहां तक भी डाल सकते हो जहां तक डालो, जितने भी सोशल मीडिया है सबके ऊपर जाना चाहिए। तभी जाकर जब हमारा यूट्यूब इंडिया जो है, यूट्यूब जो इंडिया है भाई साहब, इसके तरफ जब तक हमारी ये क्वेरी पहुंचेगी नहीं, तब तक यूट्यूब इंडिया इसके ऊपर कार्रवाई करेगा नहीं। और ये कार्रवाई करवाने का एकमात्र रास्ता हमारे पास यही है कि हमें जो है इस ट्वीट को ज्यादा से ज्यादा फैलाना है, और मुझे पता है कि आप सभी लोग इसे जरूर फैलाओगे। आज के जितने भी क्लासेस हो रहे हैं उन सभी को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। जब तक हमारा टीचिंग परीक्षा वापस नहीं आता है तब तक जितने भी हमारी क्लासेस चल रही है ये सभी के सभी हमारे बिहार परीक्षा के ऊपर जो है चलने वाली है, आपको ध्यान में रखना है। और इसीलिए जो भी क्लास होता है, जब भी होता है, इसका नोटिफिकेशन आपको मिले, इसलिए बिहार परीक्षा को सब्सक्राइब कर देंगे, इसका बेल आइकन दबा के रख देंगे, ताकि जो भी क्लास लगता है वो सबसे पहले आप तक पहुंचाना चाहिए। डन है जी? यहां तक क्लियर हो गया है? तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी लोग जो है कमेंट करेंगे वीडियो के ऊपर, सभी लोग लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा करेंगे, ताकि हम अपने टीचिंग परीक्षा को जल्दी से जल्दी वापस ला पाए, और उसी तरह से हम पढ़ पाए जिस तरह से पहले पढ़ा। क्योंकि बिहार में पढ़ने वाले लाखों अभ्यर्थी जो हमारे वीडियो से पढ़ते थे, वहां पे उनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर उनका नुकसान आप नहीं चाहते हो, हम भी नहीं चाहते कि किसी का नुकसान हो, क्योंकि हम शिक्षक है, और अभ्यर्थियों का नुकसान और स्टूडेंट का नुकसान लेकर भाई साहब हमें पाप नहीं करना है। ठीक है, तो अब इसे एटलीस्ट उनके लिए तो भी इसको आप जरूर शेयर करिएगा। आप सभी के ऊपर मैं ये भरोसा करता हूँ, आप सभी लोग ये जरूर काम करेंगे। उसी का सेशन को यहीं पे खत्म करता हूँ। जितना ज्यादा कमेंट कर सकते हो कमेंट कीजिएगा, शेयर कर सकते हो कर सकते हो। अभी दानिश सर का भी क्लास होने वाले है, उनके भी क्लास पे आकर जो है उनको सपोर्ट करना है, उनका मनोबल बढ़ाना है कि सर हम जो है आपके साथ है, और इसी तरह से जो है हम एकजुट होकर एक परिवार बनकर जो है हम ये सब कुछ करेंगे। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं।